Ram Ram friends, welcome to Kalyani IS Academy. We are studying pollution. In this lecture, we will study water pollution and soil pollution. Now start the lecture and understand what is pollution. See, pollution is the addition or introduction of unwanted or undesirable material, substance or energy into the environment which degrades the quality of environment and which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. अब यहाँ पर एक तो ये जो अनवांटेड मटेरियल है, राइट, उसका क्या होता है, एडिशन होता है, राइट। यहाँ पर अनडिजायरेबल क्यों, जैसे अगर हम देखें तो सॉइल है, वाटर है, राइट, और एज वेल एज क्या हो जाएगा, सॉइल, वाटर एंड क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अब एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, राइट, वाटर में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। बट यदि वाटर में जो है अनवांटेड और अनडिजायरेबल जो केमिकल्स हैं, राइट, केमिकल्स हैं, राइट, उनका इंट्रोडक्शन होता है या एडिशन होता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के हेल्थ पर या उनकी लाइफ पर जो है नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, यहाँ पर पोल्यूशन कहते हैं। साथ ही साथ इससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेज हैं, या तो डिफरेंट डिसीजेस अकर होती हैं, या फिर बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, या फिर बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट, बॉडी जो पार्ट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और यहाँ पर पॉल्यूशन से क्वालिटी भी क्या होती है, डिग्रेड होती है। जैसे सॉइल है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। साथ ही साथ सॉइल जो है अनफिट हो जाती है फॉर द वेजिटेशन, अर्थात जो है इसका एडवर्स चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट पर, साथ ही साथ लिविंग एंटिटीज में, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट pollution is the introduction or addition of undesirable or unwanted material, substance or energy as sound energy, heat energy in the environment which degrades the quality of environment, as well as which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. Example: air pollution, noise pollution, water pollution and soil pollution. And we have studied air pollution in the previous lecture. Let's understand what is pollutant, right? A pollutant, see, a pollutant may be defined as a physical, chemical or biological substance released into the environment which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. उसको ही हम क्या कहते हैं, pollutants कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, extract, right, etc, right. On the basis of, हमने जो है in the previous lecture we have studied the types of pollutant, right, pollutant. So we have studied the types of pollutant in the previous lecture. On the basis of degradation, right, on the basis of degradation, pollutants are of two types. फर्स्ट क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड क्या हो जाएगा, बायो नॉन डिग्रेडेबल। दोज पॉल्यूटेंट्स विच आर ब्रोकन डाउन बाय और डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ही बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, सीवेज हो जाएगा, राइट, डोमेस्टिक वेस्ट हो जाएगा। देन बायो नॉन डिग्रेडेबल, दोज पॉल्यूटेंट्स which are not broken down or degraded by microorganisms, उनको ही बायो नॉन डिग्रेडेबल pollutants कहा जाता है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, राइट, ये प्राइमरी और क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, राइट, प्राइमरी, राइट। सो दोज pollutants which persist in the environment in the form they are added, तो उनको ही क्या कहा जाता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल DDT, राइट। व्हेन प्राइमरी
when primary pollutants interact and form the pollutant, this is known as secondary pollutant. For an example, Pa and और क्या हो जाएगा, ozone. Clear? Now, types of pollution. So, in the previous lecture, we have studied air pollution. In this lecture, we will study water pollution, then soil pollution. Right? So, let's study water pollution. See, water pollution is said to occur when toxic pollutants or particulate matter are introduced in water bodies such as lakes, rivers, and seas, and these pollutants, right, and these pollutants and particulate matter has negative impact on aquatic organisms, तो उसको ही क्या कहा जाता है, वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है. तो ये 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी. तो वाटर पॉल्यूशन इज सेड टू अकर व्हेन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर are introduced in water bodies such as lakes, rivers, and seas, and these pollutants has negative impact on aquatic organisms. तो उसको ही क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. अब यहाँ पर जो है 5 मार्कर में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 5 मार्कर में व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, राइट. तो let's understand significant causes, right. So significant causes, right, significant causes of water pollution. The first is dumping solid wastes in water bodies, चाहे रिवर्स हो, लेक्स हो, सीज हो, उसमें हमारे घर का गार्बेज हो जाएगा, डोमेस्टिक गार्बेज, राइट, या फिर जो डिफरेंट डोमेस्टिक गार्बेज हो या एग्रीकल्चरल गार्बेज हो, राइट, जब उसको डंप किया जाता है, राइट, चाहे प्लास्टिक वगैरह हो, सॉलिड वेस्ट हो, राइट. तो डंपिंग सॉलिड वेस्ट इन वाटर बॉडीज, दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सेकेंड, disposing untreated industrial sewage into water bodies, and this is the biggest reason कि इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर्स है वो पॉल्यूटेड है. क्यों? क्योंकि अगर हम चाहे गंगा की बात करते हैं, गंगा रिवर हो या यमुना रिवर हो, राइट, इनमें अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है. अब देखिए इंडस्ट्रीज में जो वाटर है उसका यूज डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है, और जब वो जो वाटर होता है इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, तो हार्मफुल पार्टिकल्स भी होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और जब उस अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज को जो है रिवर्स में, लेक्स में क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, तो उससे पूरी रिवर, लेक या वाटर बॉडी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है. थर्ड क्या हो जाएगा, ह्यूमन एंड क्या हो जाएगा, एनिमल वेस्ट हो जाएंगे. तो ह्यूमन या जो एनिमल वेस्ट से हैं वो भी वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं. देन एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स. देखिए, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स, राइट, एंड दीज fertilizers, pesticides, weedicides contain harmful bio non-degradable chemicals, right. और जब ये केमिकल्स होते हैं ये बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, इसी वजह से ड्यूरिंग द रेन सीजन जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स के हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इसी एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में होते हैं, और जब ये जाकर किसी वाटर बॉडी में जाकर मिलता है तो उसको भी पॉल्यूट कर देता है. देन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इम्प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट हो जाएगा, ओशियन में या सीज में जो ऑयल स्पिल्स हो जाना, साथ ही साथ नेचुरल प्रोसेस जैसे क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा. सो these are the significant causes of water pollution, right, and this may be asked as a 5 marker question. Now the effects, ये भी 5 marker में पूछा जा सकता है. What are the effects of water pollution for 5 marker, right? So let's study the effects of water pollution. The first is
टॉक्सिक केमिकल्स कैन बायो एक्यूमुलेट इन लिविंग बीइंग्स, राइट। जैसे अगर कोई भी एक्वेटिक एनिमल है, वो किसी जो है लेक है या रिवर है, राइट, रिवर है या कोई अदर वाटर बॉडी हो जाएगी, तो उसमें इन हार्मफुल जो केमिकल्स है उनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, राइट। और इस एक्यूमुलेशन की वजह से फिर वो जो केमिकल्स है वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और ह्यूमंस तक पहुंच जाते हैं। इस वजह से water pollution is not only have negative effect on aquatic organisms but also humans, right? क्यों? क्योंकि जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो बायो एक्यूमुलेशन होता है, राइट, लिविंग बीइंग्स में। और जब इन लिविंग बीइंग्स को, चाहे वो एल्गी हो, मोसेस हो या फिशेज हो, जब उनको ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है फूड चेन के थ्रू, ह्यूमंस तक जो है वो केमिकल्स पहुंच जाते हैं और ह्यूमंस के हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम। कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो वो डिसरप्ट हो जाता है, राइट। थ्रेट टू एक्वेटिक और मरीन लाइफ। फोर्थ, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस। और दिस इज द रीजन कि आप देखते हैं जो मल्टीपॉलिटन सिटीज होती हैं उनमें क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, राइट, जॉन्डिस हो जाएगा, राइट। तो इनमें जॉन्डिस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, राइट, हैजा हो जाएगा, तो जॉन्डिस, टाइफाइड, हैजा, राइट। दीज वाटर बोर्न जो डिसीजेज हैं वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से ही होती हैं, राइट। साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज हैं, राइट, इंक्रीजेस टॉक्सिक केमिकल्स सच एज मर्करी इन वाटर बॉडीज, राइट। तो जो जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब ये टॉक्सिक केमिकल्स इंक्रीज होते हैं तो उनकी वजह से उस वाटर को कंज्यूम करने वाले जो जितने भी सिटीजन होते हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक जो है केस स्टडी भी दे सकते हैं, राइट। केस स्टडी क्या है, there was a severe consequences on humans in 1932. So there was severe consequence of water pollution on humans. उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 1932 में एक ग्रेव केस स्टडी थी, कहाँ की, जापान की। सो इन 1932 a grave case of water pollution incapacitated in the inhabitants of the entire city in the Japan, राइट, जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस और मेंटल इलनेस क्या हुई थी, अराइज हुई थी, और जापान की जो एंटायर सिटी थी वो इससे अफेक्ट हुई थी। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट आपसे 11 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज, राइट, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग वाटर पॉल्यूशन, राइट। तो वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने की डिफरेंट मेथड्स कौन सी हैं, let's study. So different methods to measure water pollution. The first is DO, dissolved oxygen. Second, BOD, biological oxygen demand. Then COD, chemical oxygen demand. And MPN, most probable number. Let's study one by one. The first is dissolved, क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। अब देखिए, किसी भी लिविंग वाटर बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करते हैं। अगर, राइट, अगर वहां पर जो डिमांड है, राइट, वो अगर ये जो डिमांड है या जो डीओ है ये बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो विच मीन्स ये है कि यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है और इस वजह से वाटर क्या माना जाएगा, पॉल्यूट माना जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, राइट, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर इज नोन एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट। तो 3 मार्कर के लिए क्या उत्तर हो जाएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल, या फिर हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। अगर ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, राइट,
यदि डिजोल्व ऑक्सीजन है, राइट, उसकी डिमांड कितनी है? डिजोल्व ऑक्सीजन यदि 10 मिलीग्राम पर लीटर है, इससे ज्यादा है या बराबर, तो इफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज 10 मिलीग्राम पर लीटर तो उसको एक क्लीन एवं क्या कहते हैं? प्योर वाटर कहते हैं। यदि DO 8 मिलीग्राम के से ज्यादा है, राइट, 8 मिलीग्राम से भी ज्यादा है, तब भी उसको प्योर वाटर माना जाएगा। तो DO चाहे 10 हो चाहे 8 हो, इन दोनों से ज्यादा है तो प्योर वाटर होगा। बट इफ डिजोल्व ऑक्सीजन, राइट, डिजोल्व ऑक्सीजन यदि 8 मिलीग्राम पर लीटर से लेस हो जाती है तो वो क्या होगा? कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है। इफ DO डिजोल्व ऑक्सीजन इज लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर तो उसको कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं। एंड इफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर तो उसको हाईली पॉल्यूटेड वाटर माना जाता है। सेकेंड क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर बॉडीज में जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको ही क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, राइट। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज dissolved organic matter in water is known as BOD, right? If BOD is high तो उससे क्या होगा? pollutant water होगा, right? And if BOD is less तो फिर क्या होगा? pure water होगा। तो biological oxygen demand in milligram per liter, if BOD 1 to 2 है तो फिर जो water है वो कैसा होगा? very good होगा। 3 to 5 है तो फिर जो वाटर की क्वालिटी है वो फेयर होगी। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 6 to 9 है तो फिर पॉल्यूशन क्या है या वाटर की क्वालिटी क्या है? जो है पुअर है। और यदि BOD 100 से मोर है तो इसका मतलब क्या है? वाटर की क्वालिटी वेरी प्योर है, अर्थात वो वेरी पॉल्यूटेड या हाईली पॉल्यूटेड वाटर होगा, तभी तो इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर, राइट। तो वाटर में जो भी सब्सटेंस है उसके ऑक्सीडेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस present in the water is known as chemical oxygen demand, or chemical oxygen demand is the best method to measure water pollution. Simply, agar chemical oxygen demand is less, then this water would be pure, and if chemical oxygen demand is high in water body, which means that the water is pollutant in that water body. Next हो जाएगा यहाँ पर MPL, which is also known as most probable number, right? So by this method the number of E. coli bacteria is measured in the water, right? So by MPN या most probable number, the number of E. coli bacteria is measured in the water. So these were the four methods to measure water pollution in water body. Now let's study eutrophication, and this has been asked in MPPSC mains examination, right? And again this may be asked as a question, as a 5-marker question. What is eutrophication and what are the negative impact of eutrophication? सबसे पहली चीज तो यह है कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। देखिए सिंपली यूट्रोफिकेशन में किसी भी वाटर बॉडी में माइक्रोफाइकोप्लांक्टन या एल्गी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही क्या होती है? ज्यादा होती है। तो समस्या ये नहीं है कि एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होती है, राइट। समस्या ये है कि एल्गी या माइक्रोफाइकोप्लांक्टन की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से ये एल्गी जो टॉक्सिक है और इनइडेबल हो जाती है, और साथ ही साथ जो पूरा वाटर है वो कैसा हो जाता है? कलरफुल हो जाता है।
इसको यूट्रोफिकेशन होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो मैंने बताया था कि देखिए सिंपली अगर हम समझें तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स के यूज किया जाता है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रन ऑफ एग्रीकल्चरल वाटर, जब किसी भी वाटर बॉडी में पहुंचता है तो उस वाटर बॉडी में जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ही एल्गी और जो माइक्रोफाइट्स, फाइकोप्लैंक्टन्स हैं, वो ग्रो करती हैं और टॉक्सिक और इनिडेबल हो जाती हैं। इसको ही क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? सिंपली eutrophication may be, right, eutrophication may be defined as the inorganic, right, eutrophication may be defined as the inorganic nutrient enrichment, right, enrichment of the natural water, leading to an increased problem of algae and macrophytes. Phytoplankton grow much faster in such situation, and these phytoplanktons species are toxic and inevitable. तो उसी को ही क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? तो पहला क्या है? द वाटर लॉसेज इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलप्स अ बैड स्मेल एंड कलर, और इससे वाटर को ट्रीट करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो फाइकोप्लैंक्टन है उनके प्रेजेंस की वजह से वाटर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ एक बैड स्मेल भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो नियर बाई रेजिडेंट्स, नियर बाई जो नेटिव्स होते हैं उनको जो है ये बैड स्मेल इरिटेट करती है। साथ ही साथ इस वाटर को ट्रीट करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। सेकेंड क्या हो जाएगा? डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, और जब डिसॉल्व ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा तो उस वाटर बॉडी में जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फिश है, राइट, उनकी डेथ हो जाएगी। और इसी वजह से फ्रीक्वेंट फिश किल इंसिडेंट्स जो है वो अकर होते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पॉल्यूशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाटर पॉल्यूशन हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखिए we have studied the effects of water pollution, but especially अगर एग्जाम में पूछा जाए what is the health impact of water pollution, तो हम वहां पर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको लिख सकते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन हियर आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट। और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है किसकी वजह से? हैवी मेटल्स के लिए, राइट। हैवी मेटल्स dissolves in water या dissolved in water change the quality of water, right। तो heavy metals dissolved in water change the quality of the water, और जब इसी हैवी मेटल्स वाले वाटर को कंज्यूम किया जाता है तो उससे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सबसे पहली चीज तो 3 मार्कर के लिए आप याद रखें, हैवी मेटल्स क्या होती हैं। देखिए हैवी मेटल्स आर दोज मेटल्स whose density is greater than 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल Hg, Pb and Cd and क्या हो जाएगा? As, राइट। तो Hg मर्क्यूरी, Pb लेड, कैडमियम एंड क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, राइट। तो इफ किसी भी वाटर बॉडी में मर्क्यूरी, राइट, मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, तो उस वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिनीमाता डिसीज। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मर्करी, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मर्करी देयर इज अ मिनीमाटा डिसीज, और मिनीमाटा डिसीज की वजह से नंबनेस होती है, राइट, नंबनेस होती है, राइट। तो मिनीमाटा डिसीज की वजह से नंबनेस होती है, साथ ही साथ मसल्स वीकनेस हो जाती हैं, साथ ही साथ कोरोना इज अफेक्टेड, मतलब ब्लड विजन की जो है प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सेकंड क्या हो जाएगा? कैडमियम। सो इफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ कैडमियम तो उसकी वजह से इटाई डिसीज और आउच डिसीज होती है, राइट, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कैडमियम
there is a itai or ouch disease. In this disease जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ सॉफ्ट होने के साथ ही साथ इनका जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन and liver and lungs got damaged because of itai or ouch disease, and this is because of the excess of cadmium in water. Next क्या हो जाएगा यहाँ पर, lead, right? So if there is an excess of lead, then this would lead to plumbism disease or lead poisoning disease. अब जो plumbism disease या lead poisoning disease क्या होती है, राइट? तो लेड पॉइजनिंग डिसीज ऐसी डिसीज होती है जिसमें नर्व सिस्टम क्या होता है, अफेक्ट होता है, और जो चाइल्ड है उसका मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है. तो मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड एंड नर्व सिस्टम इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लेड पॉइजनिंग और प्लम्बसन डिसीज, जो कि एक्सेस ऑफ लेड की वजह से होता है. नेक्स्ट, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक की एक्सेस की वजह से ब्लैक फुट डिसीज होती है, और इस ब्लैक फुट डिसीज में स्किन ऑफ द फीट स्टार्ट्स टू डेट्रियोट होती है, साथ ही साथ जो नेल्स हैं वो रॉट हो जाता है. एंड दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट इन इंडिया. कहाँ पर, बंगाल में और बिहार में. तो इन द बिहार एंड बंगाल द ब्लैक फुट डिसीज इज प्रेवलेंट, राइट? अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, राइट? So if there is an excess of fluoride, तो उससे फ्लोरोसिस डिसीज क्या होती है, अकर होती है. और फ्लोरोसिस डिसीज में क्या होता है, जो इनेमल होता है विच इज द हार्डेस्ट, या हम कह सकते हैं जो अपर लेयर ऑफ टीथ होता है उसको इनेमल कहते हैं, वो डेट्रियोरेट हो जाता है, साथ ही साथ जो टीथ है वो येलो एंड स्पेकल्ड हो जाते हैं, राइट? सो इफ देयर इज एक्सेस ऑफ फ्लोराइड तो उससे फ्लोरोसिस डिसीज होती है, जिसकी वजह से द इनेमल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ स्टार्ट्स टू डेट्रियोरेट, साथ ही साथ टीथ बिकम्स येलो एंड स्पेकल्ड, राइट? और यदि इसकी क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड टूथ डिके अकर, और टीथ डिके में क्या होता है, जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेस ऑफ कॉपर, राइट? So if there is, right, if there is excess of copper, this will leads to Wilson disease or calcosis, right? So excess, right, excess of copper leads to Wilson disease or calcosis. और इस विल्सन डिसीज में क्या होता है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है, और लॉन्ग टर्म में जाकर ये पार्किंसन डिसीज में अकर हो जाता है, जिससे मेमोरी लॉस हो जाता है, राइट? सो बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ कॉपर विल्सन डिसीज होती है, और विल्सन डिसीज की वजह से ह्यूमन ब्रेन अफेक्ट होता है, पार्किंसन डिसीजेस के होने के चांसेस होते हैं, साथ ही साथ लीवर, बोन्स और जो आइस है वो क्या होती है, अफेक्टेड भी होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, excess of nitrate in the drinking water, and this has been asked in MPPSC prelims, and this में भी chances ये है कि ये 3 मार्कर में आपसे मेंस में भी जो है पूछा जाए, right? So if there is an excess of nitrate in the water, this would lead to, right, methemoglobinemia, right? So methemoglobinemia, और जिसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज कहते हैं, वो अकर होती है. तो यदि वाटर में नाइट्रेट का एक्सेस है या चॉकलेट के रूप में, सो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट वुड कॉज द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ द न्यू बॉर्न चिल्ड्रन. इसके साथ ही इससे जो चिल्ड्रन है वो ब्लू हो जाते हैं, दिस इज वाई इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं. तो बिकॉज ऑफ मेथेमोग्लोबिनेमिया हार्ट प्रॉब्लम होती है एंड चिल्ड्रन टर्न्स ब्लू, देयरफॉर ये जो मेथेमोग्लोबिनेमिया को ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ नाइट्रेट. नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेस ऑफ आयरन. एक्सेस ऑफ आयरन से लंग्स क्या होते हैं, लंग्स एंड तो होल जो बॉडी है वो अफेक्टेड होती है. एंड इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, राइट, सो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द वाटर,
तो उससे आरबीसी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो द नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, राइट। और इसमें जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली क्या हो जाती है, पेल हो जाती है। चलें, इसके अलावा भी some other diseases which are caused due to water pollution, तो some other diseases जो कि पॉल्यूशन की वजह से ही अकर होती हैं, जैसे क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इफ देयर इज अ बॉडी, तो उसका इफ देयर इज अ बॉडी और एक्ट, राइट, तो वो एक्ट क्या हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। और इसकी वजह से वाटर नेशनल जो सॉल्यूशंस है या नेशनल वाटर सॉल्यूशंस है उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम इस एक्ट को समझते हैं, क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 has been enacted in India to control the water pollution। और इसी एक्ट के माध्यम से ही किसी भी वाटर बॉडी में वेदर वो लेक हो, रिवर हो, राइट, या पॉन्ड हो, उसमें अनट्रीटेड जो वाटर है या फिर जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको डिस्पोज नहीं किया जाता है, राइट। तो ये वाटर बॉडीज में किसी भी कंपनी को अनट्रीटेड जो वाटर है वो डिस्पोज करने से रोकता है। साथ ही साथ जो वाटर बॉडीज हैं उनको पॉल्यूट करना भी यहाँ पर इलीगल माना गया है। इस एक्ट के माध्यम से ही देयर आर 507 नेशनल वाटर स्टेशंस इन इंडिया, जो कि किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी की क्वालिटी को एग्जामिन करते हैं एंड इफ क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, गंगा पॉल्यूशन को दूर करने के लिए गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985, राइट। इसके साथ ही टू अवेयर द पीपल, राइट, 22 मार्च 2021, राइट, तो टू अवेयर द पीपल 22 मार्च 2021 जो है लॉन्च किया गया था, या एक तरीके से एवरी ईयर जो वर्ल्ड वाटर डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 22 मार्च है उसको वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 22 मार्च 2021 जो है सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम क्या थी, वैल्यूइंग वाटर। Now, soil pollution. See, soil pollution or soil contamination refers to the degradation of land due to presence of some harmful substances, chemicals or man-made substances, right, in the soil, जिसकी वजह से soil की जो fertility होती है, right, fertility होती है वो decrease हो जाती है। साथ ही साथ सॉइल जो है अनफिट हो जाती है, किसके लिए, वेजिटेशन के लिए, अर्थात वहां पर जो सॉइल है वो ग्रो नहीं होती है, राइट। तो सॉइल अनफिट हो जाती है और उसमें जो है वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती है, क्योंकि सॉइल में मैक्रो और माइक्रो, राइट, सॉइल में नेचुरली मैक्रो और मैक्रो में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, राइट, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, तो नाइट्रोजन और पोटेशियम, फास्फोरस। माइक्रो में जैसे आयरन हो जाएगा, राइट। तो सॉइल में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वेजिटेशन या जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, तब जाकर जो प्लांट्स हैं उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब अगर पॉल्यूशन की वजह से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, इनकी कमी हो जाती है, या फिर जो सॉइल प्रोफाइल है, जैसे अगर हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, तो यहां पर आपको पता होगा कि जो सॉइल है, राइट, सॉइल प्रोफाइल में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जैसे जो सॉइल है, सॉइल की जो लोअर लेयर है, जैसे ओ लेयर, अब सॉइल की जो ओ लेयर है उसके बाद में ए है, उसके बाद में बी है।
अब जो ओ लेयर है, ए है, बी है, इसमें ही सॉइल में वाटर है, ह्यूमस है, राइट, न्यूट्रिएंट्स है, ये अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी वजह से अगर लेयर ओ और लेयर ए वाइप आउट हो जाए तो उसकी वजह से भी फिर जो सॉइल है वो वेजिटेशन के लिए अनफिट हो जाएगी। तो इसको ही क्या कहा जाता है, सॉइल पॉल्यूशन कहा जाता है। तो सिंपली अगर आपसे 3 मार्कर में पूछा जाए सॉइल पॉल्यूशन, तो सिंपल हम इसका उत्तर दे सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल कंटामिनेशन रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स और मैन मेड सब्सटेंसेस इन द सॉइल, राइट। और सॉइल पॉल्यूशन किस किस की वजह से होता है, राइट, तो कॉजेस, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो पहला क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इफेक्ट, राइट। तो देखिए जब कभी भी हम डेली लाइफ में बॉटल्स को, पॉलिथिन को यूज करते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं, राइट, सो व्हेन प्लास्टिक इज थ्रोन अवे, तो वह सॉइल पार्टिकल्स में वो जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं वो जो है ऐड हो जाते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, डोमेस्टिक वाटर, राइट, चाहे वो इंडस्ट्रियल वाटर हो या डोमेस्टिक वाटर हो, ये अगर अनट्रीटेड होता है तो इस डोमेस्टिक वाटर में और इंडस्ट्रियल वाटर में हार्मफुल सब्सटेंसेस और केमिकल्स होते हैं जो कि में सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और सॉइल में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या कर देते हैं, ये जो उसको कम कर देते हैं। तो इस वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। फिर क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती हैं। इस वजह से विंड की वजह से या फिर जो फ्लड होती है उसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता है। बट इफ देयर इज अ डिफॉरेस्टेशन, यदि प्लांट्स को या ट्रीज को कट किया जाता है तो फिर जो प्लांट्स है या ट्रीज की जो रूट्स है वो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगी, राइट। और इस वजह से जैसे ही फ्लड होगी या जैसे ही विंड होगी तो उसकी वजह से सॉइल की जो ओ टेबल है और जो ई टेबल है ये क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, इरोजन बोला जाता है, राइट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनिंग, राइट। और माइनिंग की वजह से भी जो सॉइल टेबल है उसमें से ए ओ बी ये सब वाइप आउट हो जाती है और जहां पर माइनिंग होती है वहां की सॉइल इज अनफिट फॉर vegetation, right? तो इस तरीके से we can understand the different causes of soil pollution are plastic, then domestic water, deforestation, erosion and क्या हो जाएगा, mining हो जाएगा, right? इसके अलावा भी कुछ common causes हैं, उनको अगर हम देखें तो some common causes, right? There are some common causes of the soil pollution. The first is इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। तो जो जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है चाहे वो वाटर वेस्ट हो या फिर सॉलिड वेस्ट हो, यदि वाटर या सॉलिड वेस्ट को इम्प्रॉपर डिस्पोज किया जाएगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज होगी। सॉइल में जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर, सॉइल प्रोफाइल चेंज होगी। सेकंड क्या हो जाएगा, ऑयल स्पिल्स, इसकी वजह से भी सॉइल का पॉल्यूशन होता है। देन एसिड रेन, राइट, जब एसिड रेन होती है तो उसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से तो पूरी तरीके से सॉइल डिग्रेड हो जाती है। देन क्या हो जाएगा, इंटेंसिव फार्मिंग हो जाएगा एंड एग्रोकेमिकल्स। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब ये सॉइल को जो है फ्री नहीं छोड़ा जाता है, राइट। वन क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड जस्ट बाय अनदर, वन क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर क्रॉप, राइट। और ये जो है क्रम चलता रहता है जिसकी वजह से जिसे इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। साथ ही साथ लो लैंड पर जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए जो है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है, राइट। इस वजह से सॉइल में एक तो हार्मफुल केमिकल्स जो है एक्यूमुलेट होते हैं। ऑल्सो जब इंटेंस फार्मिंग की जाती है तो उसकी वजह से भी सॉइल को बार बार कल्टीवेट किया जाता है, राइट। इसकी वजह से भी सॉइल जो है ढीली हो जाती है और जो है
विंड के माध्यम से सॉइल का इरोजन होता है। देन क्या हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स हो जाएंगे, और इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स की वजह से ही जो गैसेज हैं या वाटर है वो सॉइल में जाकर क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस या ऐड हो जाता है। इसके अलावा भी हमने प्लास्टिक के बारे में समझा, डोमेस्टिक वाटर, डिफॉरेस्टेशन, इरोजन और माइनिंग इफेक्ट, ये सभी जो है कॉमन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज what are the effects of soil pollution, and this would be asked as a 5-marker question, right? What is soil pollution and what are the effects of soil pollution, right? So the first is loss of soil nutrients, और मैंने बताया था कि सॉइल में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड माइक्रो, तो सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर एन एग्जांपल आयरन हो जाएगा, राइट। तो सॉइल में मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के द्वारा, क्रॉप्स के द्वारा या ट्रीज के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और ट्रीज की या वेजिटेशन की ग्रोथ होती है। इफ बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ये न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, कमी होती है, राइट। इफ देयर इज अ लैक ऑफ और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, so which renders the soil unfit for agriculture, और अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो सॉइल है वो अनफिट फॉर एग्रीकल्चर होगी या अनफिट फॉर वेजिटेशन होगी। सेकेंड, soil pollution impacts the natural flora and fauna residing in the soil, right? soil pollution की वजह से जो फ्लोरा है, राइट, उस पर इम्पैक्ट होता है, अर्थात वहां पर जो वेजिटेशन है, राइट, वेजिटेशन की ग्रोथ जो है रुक जाती है या अफेक्ट होती है। और अगर वहां पर वेजिटेशन या जो प्रोड्यूसर है, राइट, प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली उन पर डिपेंडिंग जो फौना है, जो भी एनिमल्स हैं, वो भी डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट, डिग्रेड्स द वेजिटेशन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, राइट। जब सॉइल में जो एसिड रेन है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाता है, तो उससे सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टॉक्सिक डस्ट हो जाएगा। जब सॉइल में पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो वो पॉल्यूटेंट्स हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल किया जाए तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इम्पैक्ट्स द फूड चेन, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेन आवर कंट्री वाज, राइट, when our country got independence, right, so in 1947 we had the shortages of the food grains, right, later जाकर war with China, war with Pakistan, also famine of 1965-66, इन कंडीशंस ने हमारे इंडिया में फूड शॉर्टेजेस को इंक्रीज कर दिया और हंगर को इंक्रीज कर दिया। इन दिस टाइम जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारी पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन पर फोकस किया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में फॉरेन कंट्री से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अलोंग विद दिस जो मॉडर्न मेथड्स है लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और मशीनरी का क्या किया गया, यूज किया गया, राइट। और जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, वीडिसाइड्स हैं, इनका यूज बड़े पैमाने पर हरियाणा एंड पंजाब में किया गया, और ये जो जितने भी फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, इनका यूज बहुत ही ज्यादा किया गया, राइट। तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और वीजिसाइड्स वर यूज्ड एट अ लार्ज स्केल इन पंजाब एंड हरियाणा, which resulted in 1990 as a कैंसर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब हाई क्वांटिटी ऑफ या एक तरीके से विदाउट द नेसेसरी व्हेन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, और वो भी केमिकली प्रोड्यूस्ड, राइट, केमिकली प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स यूज किए गए, तो उससे जो सॉइल है, सॉइल क्या हो गई, टॉक्सिक हो गई, और जब
वो केमिकल्स क्रॉप्स के माध्यम से फूड चेन में एंटर हुए तो उसकी वजह से कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो गई। और टोटल इंडिया के जो मैक्सिमम केसेस हैं वो पंजाब एवं हरियाणा से ही हैं। और इतनी ज्यादा केसेस है कि दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है, राइट, जिसको कैंसर ट्रेन ही बोला जाता है। तो अगर फूड चेन क्या होगी, टॉक्सिक होगी, तो ऑब्वियसली हमारे जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो सीरियल्स हो, ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, वो भी क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे। आल्सो पॉल्यूशन जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, एंड इफ देयर इज अ लो वाटर होल्डिंग तो वहां पर वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन which may be asked as a 5-marker question in the examination, right? Now sources of the soil pollution, ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। what are the different sources of soil pollution, right? So now the different right, so now the different जो डिफरेंट जो है सोर्सेज है उनको हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। क्लियर? तो पहला यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, ये 5 मार्कर के रूप में पूछा जा सकता है। तो सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, द फर्स्ट इज माइनिंग वेस्ट, राइट। तो जब कहीं भी, राइट, कहीं पर भी जब माइनिंग एक्टिविटीज होती है तो उससे एक तो सॉइल का डिग्रेडेशन, इरोजन होता ही है, साथ ही साथ जो वहां पर व्हीकल्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, राइट, उसको भी एक तरीके से उससे की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। सेकंड क्या हो जाएगा, सॉइल स्पिल हो जाएगा। देन जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है या इंडस्ट्रियल जो लिक्विड वेस्ट है, जब उसको डिस्पोज किया जाता है तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि मैंने बताया है डिफॉरेस्टेशन की वजह से इरोजन विंड या फ्लड के द्वारा होता है, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल की वजह से, एसिड रेन की वजह से ही सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होती है, राइट। अगर हम एक्वेटिक जो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट है उसको डिस्पोज करते हैं तो जो है सॉल्ट वाटर सैलिनिटी या एसिडिटी इंक्रीज होती है। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल मेथड्स, फॉर एन एग्जांपल, राइट, फॉर एन एग्जांपल जितनी नीड नहीं है उससे ज्यादा फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का एंड वीडिसाइड्स का यूज करना, और सिंपली वी कैन से दैट द uses of fertilizers, pesticides and weedicides, then radioactive waste, right? Nowadays we are surrounded by the electronic gadgets, for an example mobile, laptop, right, bluetooth etc etc, और जब उनको डिस्पोज करते हैं तो उनमें से ही रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल आता है, जिसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है एंड रिलीज ऑफ क्या हो जाएगा, टॉक्सिन्स हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। बट इनके अलावा भी 3 ऐसे रीजंस हैं जो कि मेन फैक्टर हैं, राइट। अगर 3 मार्कर में पूछा जाए व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सो देयर आर 3 फैक्टर्स जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। द फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, देन माइनिंग एंड देन प्लास्टिक। अब हम इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टिक। तो देखिए, वी यूज बॉटल्स एंड पॉलिथीन्स एज अ प्लास्टिक, राइट। तो जो बॉटल्स है या पॉलिथीन है, बॉटल्स एंड पॉलिथीन्स के रूप में जो है डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज किया जाता है, राइट। और जो प्लास्टिक जिसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है उसको हम जो है फेंक देते हैं, जो कि सॉइल में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। सो वी यूज बॉटल्स एंड पॉलिथीन, we use plastic in the form of polythene and bottles, right। उसमें से कुछ जो बॉटल है वो रिसाइकल्ड हो जाता है मिनिमम, बट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टिक इज थ्रोन अवे, राइट। और जब ये किसी भी वाटर बॉडी में या सॉइल में जाकर क्या होती है, इसको थ्रो किया जाता है। सो दिस लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन, राइट। अगर इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, the particles of plastic or polythene reduces the dissolved O2 in water as well as
प्लांट सॉइल्स। तो सॉइल्स में या फिर जो वाटर है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो अगर रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली नाइदर वेजिटेशन नॉर द एक्वेटिक एनिमल्स जो है इससे बेनिफिट ले पाएंगे। देन अगर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉरी प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, राइट। आल्सो सेल्स ऑफ द बॉडी वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन एक्वेटिक मीडियम। और वहीं अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। Therefore, plastic should be banned, right? And plastic should not be used. In 2009, Himachal Pradesh was the first in India to ban the plastic. तो पहले हिमाचल प्रदेश ने बैन किया था प्लास्टिक को 2009 में. Then in 2018, Sikkim completely banned the polythene and all plastic items, right? जैसे बॉटल्स है, right? बॉल्स है एंड क्या हो जाएंगे, पॉलीवैक्स हो जाएंगे. इनको सिक्किम ने टोटली क्या कर दिया है, बैन कर दिया है. सेकेंड क्या हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा. सबसे पहले तो माइनिंग क्या होती है, राइट? देखिए, वी यूज डिफरेंट आइटम्स और उन डिफरेंट आइटम्स में जो है डिफरेंट मेटल्स का, जैसे आयरन का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, एक्सेट्रा का यूज किया जाता है. और ये जो गोल्ड सिल्वर एलिमेंट्स हैं ये हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं. मिनरल्स जो है वो रॉक्स को फॉर्म करते हैं या लिथोस्फीयर. तो सीधी सी अगर मैं बात करूं तो जो अर्थ की अपर सरफेस है, द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रॉक्स और रॉक्स कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, राइट? तो रॉक्स में डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं और उन मिनरल से ही कोयला, राइट, कोयला, राइट, कोल, गोल्ड, राइट, आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा प्राप्त करने के लिए माइनिंग की जाती है, राइट? तो माइनिंग इज कैरिड आउट टू एक्सप्लॉइट मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनिंग. द फर्स्ट इज लेयर्ड और स्ट्रिप्ड माइनिंग, जिसमें पहले वन लेयर को अनर्थ किया जाता है, देन उसके बाद में सेकेंड लेयर. तो माइनिंग का पहला टाइप हो जाएगा लेयर्ड और स्ट्रिप्ड माइनिंग, जिसमें पहले एक लेयर की माइनिंग होती है, फिर सेकेंड लेयर की माइनिंग होती है. इसकी वजह से एक तो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर टेबल में जब क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल में ऐड हो जाते हैं और नियर बाई वाटर बॉडी में जाकर ये मिल जाते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन होता है. साथ ही साथ क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है. सेकंड क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड माइनिंग हो जाएगी. तो जब कोई भी एक बड़ा सा कोल ब्लॉक होता है, राइट, तो उसके बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाकर माइनिंग करते हैं. ऊपर से माइनिंग नहीं होती है, उसके अंडरग्राउंड ही क्या होती है, माइनिंग होती है. उसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग, जिससे भी लैंड और वाटर दोनों ही क्या होते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं. अब इसकी वजह से, ये माइनिंग की वजह से भी कई प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो जाती हैं. जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो द कोल ब्लॉक्स इन इंडिया आर जनरली फाउंड इन झारखंड एज वेल एज वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राइट? और इफ वी टॉक अबाउट द झारखंड, तो यहाँ पर जो है माइनिंग की जाती है, राइट? सो मोस्ट कोल ब्लॉक्स आर फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, राइट? और झारखंड के धनबाद एरिया में जो है क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज होती है, साथ ही साथ सरफेस वाटर जो है एसिडिक हो जाता है. ऑल्सो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिस माइनिंग, स्मॉल चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, राइट? दरअसल जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं ये नैरो क्या बनाते हैं, नैरो इनकी जो है टनल होती है, एंड इन द नैरो टनल्स, राइट, जो स्मॉल चिल्ड्रन है वो कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसी वजह से इसको रैट माइनिंग भी कहते हैं. एंड द चिल्ड्रंस व्हिच आर एंगेज्ड इन रैट माइनिंग, उनको कई प्रकार की जो लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेज है वो उनको अकर होती हैं, राइट? और इस वजह से दोज हु वर्क इन कोल माइनिंग, उनको भी डिफरेंट टाइप की जो है क्या होती हैं, डिसीजेज होती हैं. देन थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. मैंने अभी आपको समझाया है कि जो फॉरेस्ट या ट्रीज की जो रूट होती हैं, द रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. देयरफॉर सॉइल का एक तो
erosion नहीं होता है, right? So because of the forest erosion does not occur. Also इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इजीली क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं. बट यदि हम ट्री को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो ट्री को कट कर देते हैं तो सबसे पहली चीज तो हमारे अर्थ में कार्बन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ट्रीज एब्जॉर्ब CO2, राइट? ह्यूमंस रिलीज द CO2 एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब द CO2. तो यदि प्लांट्स को या ट्रीज को कट किया जाएगा तो कार्बन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. सेकेंड, यदि ट्रीज को कट किया जाएगा तो जो रूट्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड नहीं करेगी. बिकॉज ऑफ दैट देयर वुड बी अ सॉइल इरोजन. आल्सो ट्रीज अट्रैक्ट द क्लाउड्स, देयरफॉर जो रेनफॉल है वो भी लेस होगी, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा और देयर वुड बी डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, राइट? इस तरीके से देखा जाए तो ये डिफॉरेस्टेशन के नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, राइट? सो यहाँ पर जो ट्रीज है वो रेनफॉल को अट्रैक्ट तो करते ही हैं, क्लाउड को अट्रैक्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ नॉइज को एब्जॉर्ब करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देयरफॉर यदि हम प्लांट्स को क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, तो अगेन वी वुड टेक सपोर्ट फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल, राइट? देयरफॉर हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, राइट? और डिफॉरेस्टेशन को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए. इन दिस वे वी हैव स्टडीड द soil pollution. Now what are the different measures to control the soil pollution? ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है. What is soil pollution and what are the different measures to control the soil pollution? So let's study different measures to control soil pollution. सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, प्लास्टिक पार्टिकल्स के इंट्रोडक्शन की वजह से. तो जो जितने भी प्लास्टिक है, राइट, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उनको रिसाइकल करने के लिए कलेक्ट किया जाए तो उससे लाइक जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है. तो रिसाइकलिंग ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक वुड रिड्यूस द सॉइल पॉल्यूशन. सेकेंड क्या हो जाएगा, यदि हम जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको टोटली बैन कर दें, इफ सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन आर बेन्ड इन इंडिया, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन डिक्रीज होगा. बायो रेमेडिएशन टेक्निक को यूज किया जा सकता है. सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, प्लांटेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ सॉइल का इरोजन रोकेगा. यूज ऑफ राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर्स इन द प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट? राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो उससे सॉइल का पॉल्यूशन भी कम होगा. साथ ही साथ हमें वी डोंट नीड टू यूज द हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट? और साथ ही साथ इफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT को अगर एग्रीकल्चर में यूज नहीं किया जाता है तो उससे भी सॉइल पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, राइट? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द water pollution as well as soil pollution for MPPSC mains examination. Now in the upcoming lecture we will study noise pollution as well as radioactive pollution. Till then, thank you.